नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। अध्याय एक प्रतिभाशाली डॉक्टर की मौत। शहर की रातें कभी इतनी खामोश नहीं होती, लेकिन उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। सड़क के किनारे खड़े लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे किसी अनकहे अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। आशा मेहरा अपनी कार के भीतर बैठी थी। घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने भीतर से कसकर दबा रखा हो। आंखों के आगे धुंध तैर रही थी, लेकिन आदत के मुताबिक वह खुद को संभाले हुए थी। उसने एक गहरी सांस ली और शीशे से बाहर देखा। वही सड़क, वही मोड़, वही घर जाने का रास्ता, जिसे वह कभी सुरक्षा समझती थी। आज का दिन थका देने वाला था। 3 पोस्टमार्टम, एक हाई प्रोफाइल केस, और अंत में वह रिपोर्ट, जिसने पूरे पुलिस विभाग को उलट-पुलट कर दिया था। आशा शहर की सबसे भरोसेमंद फॉरेंसिक डॉक्टर मानी जाती थी। जब वह किसी मौत को हत्या कहती थी, तो अदालतें भी सवाल नहीं उठाती थीं। उसकी रिपोर्ट में भावनाओं की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ तथ्य, सबूत और वैज्ञानिक सच्चाई। उसने बचपन से यही सीखा था। भावनाएं कमजोर करती हैं, तथ्य बचाते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी मजबूत वह बाहर से दिखती थी, घर के भीतर उतनी ही अकेली थी। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। बारिश तेज हो गई। आशा के मन में अचानक एक पुरानी स्मृति उभरी। जब उसने पहली बार व्हाइट कोट पहना था, माँ ने मुस्कुराकर कहा था, मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर बनेंगी। मेरी शान, दोनों बेटियां। वही शब्द। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आई, जो तुरंत गायब हो गई। करिश्मा, उसकी जुड़वा बहन, दिखने में हूबहू एक जैसी, लेकिन भीतर से बिल्कुल उलट। आशा ने हमेशा सोचा था कि जुड़वा होना एक वरदान है, कोई ऐसा जो तुम्हें बिना बोले समझ सके। लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि कभी-कभी सबसे बड़ा जहर सबसे करीबी रिश्तों में ही छुपा होता है। कार अचानक झटके से रुकी। आशा ने ब्रेक दबाया, सिर और भारी हो गया। उसने अपनी कनपटी पर उंगलियां रखीं। शायद थकान ज्यादा हो गई है, उसने खुद से कहा। लेकिन ये सिर्फ थकान नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से सब कुछ अजीब होता जा रहा था। घर में ताने, करिश्मा की मीठी बातें, जिनके पीछे नुकीले शब्द छुपे रहते, माँ की चुप्पी, पिता का आंखें चुराना, और फिर वह अनजानी गोलियां, वह डॉक्टर ने लिखी हैं, कह कर दी गई दवाइयां, वह बार बार आने वाली कमजोरी। आशा ने कभी शक नहीं किया था, क्योंकि उसने भरोसा किया था। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। मोबाइल पर एक मैसेज चमका। दीदी, आप कहाँ तक पहुंची? आज बहुत देर हो गई है। करिश्मा। आशा ने स्क्रीन को देखा। काफी देर तक। फिर मोबाइल को साइड में रख दिया। घर के सामने पहुंचते पहुंचते सिरदर्द असहनीय हो चुका था। उसकी दृष्टि डगमगाने लगी। उसने कार पार्क की और किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन हवा में ठंडक बढ़ गई थी। घर के अंदर रोशनी जल रही थी। सब जाग रहे हैं, उसने सोचा। लेकिन जब वह अंदर पहुंची, तो घर लगभग खामोश था। ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था, आवाज धीमी थी। सोफे पर माँ बैठी थी करिश्मा के साथ। दोनों कुछ देख रही थी, हंस रही थी। आशा के कदम रुक गए। माँ ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। आ गई, बस इतना ही। कोई सवाल नहीं, कोई चिंता नहीं। करिश्मा उठी, उसके पास आई। दीदी, आप बहुत थकी लग रही हैं। मैंने आपके लिए पानी रखा है। दवा भी। उसकी आवाज में अपनापन था, बहुत ज्यादा अपनापन। आशा ने पानी का गिलास लिया। दवा की गोली देखी। एक पल के लिए उसके मन में कुछ अटका। डॉक्टर ने बदल दी है? उसने पूछा। करिश्मा ने आंखें झपकाईं। हाँ, वही। आपने ही तो कहा था, नींद ठीक नहीं आ रही। आशा ने कुछ नहीं कहा। उसने गोली निगल ली। उसे क्या पता था कि यही उसका आखिरी फैसला होगा। कमरे में जाते ही उसका शरीर जैसे जवाब देने लगा। पैरों में जान नहीं रही, सीना भारी,
सांसें उखड़ती हुई वह बिस्तर तक पहुंची और गिर सी पड़ी। दिमाग में आवाजें गूंजने लगी, बीप बीप, जैसे ऑपरेशन थिएटर में मशीनें करती हैं। नहीं, उसने बुदबुदाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें बदलने लगी। उसका पहला केस, उसकी पहली तारीफ, उसका नाम जब न्यूज में छपा था। और फिर करिश्मा का मुस्कुराता चेहरा। उस मुस्कान में कुछ था, जीत, संतोष। आशा को अचानक सब समझ में आने लगा। वह सिर्फ शिकार नहीं थी, वह हटाई जा रही थी। उसके शरीर में दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा पीड़ा उस एहसास की थी कि उसने कभी सवाल नहीं किया, उसने कभी शक नहीं किया। उसने अपने ही घर को सुरक्षित मान लिया था। आंखों से आंसू बह निकले, गुस्से के नहीं, पछतावे के। मैं निर्दोष थी, ये शब्द उसके भीतर गूंजे। दरवाजा खुलने की आवाज आई, कदमों की आहट। किसी ने उसके पास आकर उसकी नाड़ी देखी। सब ठीक हो जाएगा दीदी, एक जानी पहचानी आवाज ने कहा। लेकिन उस आवाज में अब मिठास नहीं थी, सिर्फ औपचारिकता थी। आशा कुछ कहना चाहती थी, सबूत, लक्षण, जहर, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। अंतिम क्षणों में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर मुझे एक मौका और मिलता तो मैं कभी भावनाओं पर भरोसा नहीं करती, कभी किसी को खुद से ऊपर नहीं रखती। उसकी सांसें थम गईं। अगली सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, प्रसिद्ध फॉरेंसिक डॉक्टर आशा मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना की आशंका। दुर्घटना शब्द छोटा था, सच को दबाने के लिए काफी, लेकिन कहीं न कहीं उस बंद होती चेतना के अंधेरे में एक चिंगारी बची रह गई थी। एक अधूरी कहानी, एक अधूरा न्याय, और एक आत्मा जो मानने को तैयार नहीं थी कि यह अंत है। अध्याय 2, पुनर्जन्म। आंखें फिर से खुली। अंधेरा, घना, भारी और अंतहीन। आशा को लगा जैसे वह किसी ऐसे शून्य में डूब रही है जहां न समय है, न शरीर, न दर्द है, न राहत, बस एक अजीब सी स्थिरता, जैसे सब कुछ रुक गया हो। न दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, न सांसों का एहसास। तो क्या यही मौत है? यह विचार उसके भीतर उठा, लेकिन उसमें डर नहीं था। अचानक कहीं दूर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत परिचित। आशा, उठो। उसने सुनने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कान नहीं थे। फिर भी वह आवाज उसके भीतर गूंज रही थी, जैसे किसी स्मृति की प्रतिध्वनि। देर हो रही है, कॉलेज नहीं जाना। कॉलेज, ये शब्द उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह पड़ा। कॉलेज, वह तो फॉरेंसिक विभाग की सीनियर डॉक्टर थी। उसका कॉलेज तो सालों पहले खत्म हो चुका था। फिर रोशनी फूटी, तेज, असहनीय। उसने झटके से आंखें खोल दी। छत, सफेद, थोड़ी सी दरारों वाली छत। वह हाँफ उठी, सांसें तेज थी, जैसे कोई गहरे पानी से अचानक बाहर निकाला गया हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आशा उठकर बैठ गई। कमरा, उसका कमरा। नहीं, ये वही कमरा था, लेकिन वही नहीं। दीवार पर लगी तस्वीरें पुरानी थीं। स्टडी टेबल पर बिखरी किताबें, एमबीबीएस की। अलमारी के शीशे पर चिपका छोटा सा नोट, इंटर्नशिप फॉर्म भरना है। उसकी निगाहें कांपने लगी। उसने अपने हाथ देखे, पतले, बिना किसी सर्जरी के निशान के, बिना उन महीन रेखाओं के जो सालों के काम से बनती हैं। उसने जल्दी से बेड साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया, स्क्रीन ऑन की। तारीख, 3 साल पीछे। उसका शरीर सिहर उठा। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया। वह बिस्तर से उठी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। आईने में वही चेहरा था, युवा, कम थका हुआ। आंखों में अभी वह ठंडक नहीं थी जो उसने मरते समय महसूस की थी, लेकिन उस चेहरे के पीछे उसकी चेतना बदली हुई थी। वह वही आशा नहीं थी। उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। उसकी मौत, वह दवा, करिश्मा की मुस्कान, अखबार की सुर्खी। उसने शीशे पर हथेली रख दी। तो यह दूसरा मौका है। उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे के बाहर से माँ की आवाज आई, आशा, कितनी बार बुलाना पड़ेगा, लेट हो जाओगी। वह आवाज सुनते ही उसके भीतर कुछ ठंडा सा फैल गया। पहले जीवन में यही आवाज उसे सुकून देती थी। अब उसमें एक अजीब दूरी थी। आशा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी, अगर यह सच है, अगर समय सचमुच पीछे लौट आया है, तो हर चीज अलग होगी। दरवाजा खुला।
करिश्मा कमरे में दाखिल हुई। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही मासूमियत। दीदी, आज फिर देर कर रही हो, उसने हंसते हुए कहा। आशा ने उसे देखा, बस देखा। पहली बार उसकी नजर चेहरे से आगे गई, उसकी आंखों तक, और वहीं उसे कुछ दिखा जो पहले कभी नहीं देखा था। एक हल्की सी बेचैनी, जैसे कोई डरता हो कि सामने वाला कुछ समझ न जाए। आशा का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। हाँ, उसने सामान्य स्वर में कहा, थोड़ा सिर दर्द है। करिश्मा तुरंत पास आई। मैं पानी ले आऊं? आशा का शरीर सख्त हो गया। पहले जीवन की आखिरी रात उसकी आंखों के सामने चमक गई। नहीं, उसने तुरंत कहा। फिर खुद को संभालते हुए जोड़ा, अभी नहीं। करिश्मा एक पल को ठिठकी। बस एक पल, लेकिन आशा ने देख लिया। वह पल ही सबूत था। करिश्मा ने मुस्कान संभाली। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वह कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही आशा बिस्तर पर बैठ गई। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। तो ये सच है, उसने खुद से कहा। मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन यह वापसी किसी वरदान जैसी नहीं लग रही थी। ये चेतावनी जैसी थी। उसे सब याद था, हर छोटी बात, हर गलती। वह जानती थी कि आगे क्या होगा, किस पर भरोसा करना घातक है, और किसकी चुप्पी सबसे खतरनाक। पहले जीवन में उसने दिल से फैसले किए थे। अब दिमाग बोलेगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज उग रहा था। नया दिन, नई शुरुआत। लेकिन उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था, सिर्फ ठंडा संकल्प था। इस बार, उसने धीमे से कहा, मैं मरूंगी नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे, कमरे को देखा, और उस लड़की को अलविदा कहा, जो कभी भरोसा किया करती थी। अब जो बची थी, वह एक ऐसी आशा थी, जो जानती थी कि सच हमेशा महंगा होता है, और जिंदा रहने के लिए भावनाओं को मारना पड़ता है। बाहर से माँ की आवाज फिर आई। नाश्ता ठंडा हो रहा है। आशा ने बैग उठाया। दरवाजा खोलते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ऐसी मुस्कान, जिसमें मासूमियत नहीं थी। खेल शुरू हो चुका था। अध्याय 3। परिवार की बेरुखी। सुबह का उजाला खिड़की से कमरे में उतर रहा था, लेकिन आशा को उसमें कोई गर्माहट महसूस नहीं हो रही थी। धूप की हल्की किरणें उसके बिस्तर पर फैली हुई थीं, मानो किसी अनजान गवाह की तरह चुपचाप सब कुछ देख रही हो। वह बिस्तर पर बैठी थी, दोनों हाथों में चेहरा थामे, और सोच रही थी कि क्या सच में वही घर है जिसे वह कभी अपना कहती थी। बाहर से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं। रसोई में माँ और करिश्मा की धीमी बातचीत, बीच बीच में हंसी। वही हंसी, जो पहले जीवन में उसे सुकून देती थी, अब किसी खरोंच की तरह उसके कानों में चुभ रही थी। आशा उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था। माँ करिश्मा के लिए प्लेट सजा रही थी, उसकी पसंद की सब्जी, उसका मनपसंद जूस। करिश्मा कुर्सी पर बैठी मोबाइल देख रही थी, बीच बीच में माँ से कुछ कहकर मुस्कुरा देती। आशा वहीं खड़ी रही। किसी ने उसे देखा नहीं, या शायद देखा, लेकिन अनदेखा कर दिया। कुछ सेकंड बाद माँ की नजर उस पर पड़ी। आ गई, वही सपाट स्वर, न चिंता, न सवाल। आशा ने सिर हिलाया। हाँ, बस इतना ही संवाद हुआ। वह कुर्सी खींचकर बैठ गई। प्लेट उसके सामने रखी थी, लेकिन बिना किसी खास ध्यान के। न किसी ने पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है, न ये कि वह देर रात तक क्यों जागी रही। करिश्मा ने सिर उठाकर उसे देखा। दीदी, आज आप कॉलेज जा रही हो न? उसकी आवाज में वही बनावटी अपनापन था। आशा ने चम्मच उठाई, फिर रख दी। हाँ, करिश्मा मुस्कुराई। अच्छा है, आपको व्यस्त रहना चाहिए। वह वाक्य साधारण था, लेकिन आशा ने उसके पीछे छुपा अर्थ समझ लिया। व्यस्त रहो, ताकि सवाल न पूछो। व्यस्त रहो, ताकि घर के भीतर जो चल रहा है, उसे न देखो। माँ ने करिश्मा के बालों को प्यार से सहलाया। आज उसे सिरदर्द था, इसलिए मैंने उसकी दवा समय से दे दी। आशा का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। वही शब्द, दवा। उसने माँ की तरफ देखा। कौन सी दवा? माँ ने बिना सोचे जवाब दिया। वही जो डॉक्टर ने लिखी है। डॉक्टर? आशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, कड़वी, ठंडी। किस डॉक्टर ने? उसने शांत स्वर में पूछा। माँ थोड़ी असहज हुई। अरे, करिश्मा ने बताया था। वही पुरानी। करिश्मा ने तुरंत बात संभाल ली। दीदी, आप तो जानती हो, मैं आपकी कितनी परवाह करती हूँ। पहले जीवन में,
ये वाक्य सुनकर आशा भावुक हो जाती थी। अब उसे सिर्फ एक प्रयोगशाला की रिपोर्ट की तरह लगा, ठंडी, झूठी। उसने कुछ नहीं कहा, बस नाश्ते से उठकर खड़ी हो गई। मैं निकल रही हूँ। माँ ने घड़ी देखी। इतनी जल्दी? खाया भी नहीं। आशा ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। भूख नहीं है। वह जानती थी ये सिर्फ भूख नहीं थी, यह उस घर से उठती हुई एक अजीब सी घुटन थी जो उसके सीने को भर रही थी। कॉलेज के रास्ते में ऑटो की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में यादों की बाढ़ आ गई। पहले जीवन की छोटी छोटी घटनाएं जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था, अब साफ दिखने लगी। कैसे हर बार उसकी उपलब्धियों पर करिश्मा की मुस्कान थोड़ी देर से आती थी। कैसे माँ की नजर हमेशा उसे समझदार मानकर अनदेखा कर देती थी। और पिता जो हमेशा चुप रहते थे, जैसे घर में जो कुछ हो रहा है उससे उनका कोई लेना देना ही न हो। कॉलेज पहुंची तो माहौल वही था। दोस्त, प्रोफेसर, क्लासेस। लेकिन आशा अब वैसी नहीं थी। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, तू आज कुछ अलग लग रही है। आशा ने सिर उठाया। अलग कैसे? पता नहीं, ज्यादा शांत। वह मुस्कुराई। शांत होना बुरा है? दोस्त हंस दी। नहीं, बस अजीब है। अजीब, ये शब्द अब उसे डराता नहीं था। वह जानती थी अजीब होना कभी कभी जरूरी होता है। शाम को जब वह घर लौटी तो घर का माहौल और भी साफ दिखने लगा। पिता अखबार पढ़ रहे थे। करिश्मा उनके पास बैठी कुछ समझा रही थी और वे सिर हिला रहे थे। आशा ने उन्हें देखा। पापा, उसने कहा। पिता ने नजर उठाए। हाँ, सिर्फ एक शब्द, न कोई सवाल, न कोई अपनापन। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहने का सोच रही हूँ, उसने सीधे कहा। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? आशा ने बिना किसी भावना के जवाब दिया। मुझे शांति चाहिए। करिश्मा ने तुरंत नाटक किया। दीदी, क्या हमसे कोई गलती हो गई? वही सवाल, वही मासूमियत। आशा ने उसे देखा लंबे समय तक, फिर कहा, गलती कभी एक दिन में नहीं होती। पिता ने खांसकर बात बदलने की कोशिश की। अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब बाद में। आशा समझ गई, ये परिवार सवाल नहीं पूछेगा, ये परिवार सच नहीं ढूंढेगा। उस रात अपने कमरे में बैठकर आशा ने पहली बार खुलकर सोचा। आंसू नहीं आए, गुस्सा भी नहीं, बस एक ठंडा सा निष्कर्ष। ये घर उसका सहारा नहीं है, ये लोग उसका परिवार नहीं है। उसने अलमारी खोली, कुछ कपड़े निकाले, जरूरी कागज, किताबें, उसका स्टेथोस्कोप जो उसने कभी भावुक होकर संभाल कर रखा था। हर चीज उठाते वक्त उसके भीतर से एक रिश्ता टूटता जा रहा था। दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। वह और करिश्मा, बचपन में, एक जैसी पोनीटेल, एक जैसी मुस्कान। आशा ने तस्वीर को देखा, फिर पलटकर रख दिया। अब उसे अतीत के प्रमाण संभालने की जरूरत नहीं थी। बिस्तर पर बैठकर उसने खुद से कहा, पहले जीवन में मैंने इन्हें सब कुछ मान लिया था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दृढ़ता थी। अगली सुबह जब वह बैग लेकर बाहर निकली तो किसी ने रोका नहीं। माँ रसोई में थी, करिश्मा अपने कमरे में, पिता कहीं बाहर। दरवाजा बंद करते वक्त उसे किसी तरह का दुख नहीं हुआ, सिर्फ राहत। सीढ़ियां उतरते हुए उसने महसूस किया कि उसका दिल हल्का है, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। अब उसने खुद से कहा, मैं किसी की बेटी नहीं, किसी की बहन नहीं। सड़क पर कदम रखते ही उसने पहली बार खुद को सिर्फ एक नाम से पहचाना। आशा। एक ऐसी आशा जिसे अब किसी के अपनापन की जरूरत नहीं थी। एक ऐसी आशा जो जानती थी कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज खामोश बेरुखी होती है। और उसने तय कर लिया था, अब वह उस बेरुखी को अपना हथियार बनाएगी। अध्याय 4। जुड़वा बहन करिश्मा की मीठी साजिश। शाम का समय था। घर के भीतर पीली रोशनी फैल चुकी थी और खिड़कियों पर पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अनदेखी बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। आशा अपने कमरे में बैठी थी, किताब खुली हुई थी, लेकिन उसकी नजर शब्दों पर नहीं टिक रही थी। उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक शांत, ठंडी सतर्कता जन्म ले चुकी थी, वह सतर्कता जो खतरे को आने से पहले पहचान लेती है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दीदी, आवाज में वही परिचित मिठास थी। आशा ने बिना सिर उठाए कहा, आओ। दरवाजा खुला और करिश्मा भीतर आई। वही हल्के रंग की साड़ी,
वही सधे हुए कदम, वही मासूम मुस्कान जो किसी को भी भरोसा दिला सकती थी कि सामने खड़ा इंसान कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। पहले जीवन में आशा इस मुस्कान पर निस्संदेह विश्वास करती थी। अब वह मुस्कान उसे एक मुखौटे जैसी लगी, सुंदर लेकिन खतरनाक। आप आजकल बहुत चुप रहने लगी हो, करिश्मा ने कहा, जैसे चिंता सच में उसके दिल से निकल रही हो। मैं परेशान हो जाती हूँ। आशा ने किताब बंद की और पहली बार पूरी तरह उसकी तरफ देखा। परेशान, उसका स्वर सपाट था। करिश्मा ने आंखें झपकाईं। हाँ, आप मेरी दीदी हो, मुझे फर्क तो पड़ेगा। वह पास आकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसकी उंगलियां हल्के से आशा की बांह पर टिकी, सहानुभूति का अभिनय जो वर्षों की प्रैक्टिस से निखरा था। आप ठीक तो है न? करिश्मा ने धीमे से पूछा। वही सवाल, वही शब्द। आशा के भीतर कुछ हिला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं बदला। उसने करिश्मा की आंखों में देखा, ध्यान से, जैसे किसी संदिग्ध शव के घावों को देखा जाता है। वहां चिंता कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। जैसे करिश्मा ये परखना चाहती हो कि आशा अब भी वही है या नहीं। मैं ठीक हूँ, आशा ने कहा। इतना छोटा जवाब, इतना बेरंग। करिश्मा के चेहरे पर एक क्षण के लिए हल्की सी असहजता उभरी। बहुत सूक्ष्म, किसी और ने शायद देखी भी न होती, लेकिन आशा ने देख ली। यही वह पल था जहां करिश्मा को झटका लगा। आप पहले ऐसे जवाब नहीं देती थी, करिश्मा ने हंसते हुए कहा। सीधा सादा। आशा ने भी हल्की मुस्कान दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी करिश्मा दिया करती थी। लोग बदल जाते हैं। वाक्य साधारण था, लेकिन उसमें छुपा संकेत करिश्मा को छू गया। उसने बात बदलने की कोशिश की। माँ आपके लिए सूप बना रही हैं। आपने दोपहर से कुछ खाया नहीं। भूख नहीं है, आशा ने कहा। भूख न लगे तब भी खाना चाहिए, करिश्मा ने नसीहत दी, जैसे बड़ी बहन हो। आप हमेशा खुद का ख्याल नहीं रखती। आशा ने मन ही मन सोचा। ख्याल, पहले जीवन की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने उभर आईं, वही सूप, वही दवाइयाँ, वही प्यार भरे शब्द। और फिर वही रात, वही दम घोंटती कमजोरी। उसने करिश्मा की उंगलियों की हल्की पकड़ को महसूस किया और बिना झटके, बहुत शांति से अपना हाथ हटा लिया। मुझे आदत है, उसने कहा, खुद को संभालने की। करिश्मा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। उसने कमरे का जायजा लिया, खुली अलमारी, कुछ कपड़े गायब, किताबें साइड में रखी हुई। आप कहीं जाने की तैयारी कर रही हो? उसने पूछा। आशा ने सिर हिलाया। शायद। क्यों? ये सवाल जल्दी आ गया। बहुत जल्दी। आशा ने अब की बार सीधे देखा। क्यों नहीं? कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। करिश्मा ने मुस्कान को संभाले रखा, लेकिन उसकी आंखों में हलचल थी। वह समझ चुकी थी कि खेल बदल रहा है और उसे नए सिरे से चाल चलनी होगी। दीदी, उसने नरमी से कहा, आप जानती हो न, घर आपके बिना सूना हो जाएगा। आशा ने खिड़की की ओर देखा, जहां अंधेरा गहराता जा रहा था। कुछ घर ऐसे ही होते हैं, उसने कहा। सूने। करिश्मा उठ खड़ी हुई। आप थकी हुई लगती हो। आराम करो, मैं बाद में फिर आऊंगी। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, फिर अचानक मुड़ी। और हाँ, उसने हल्के से जोड़ा, कल आपके लिए नई दवा ले आई हूँ। डॉक्टर ने बदल दी है। आशा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन चेहरा शांत रहा। ठीक है, उसने कहा। बस इतना। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अकेली होते ही आशा ने गहरी सांस ली। वह जानती थी ये सिर्फ शुरुआत है। उस रात उसने नींद की गोली नहीं ली। वह पूरी तरह जागती रही। अंधेरे में बैठी उसने हर छोटी आवाज सुनी, करिश्मा के कमरे का दरवाजा, माँ की धीमी चाल, पिता की खांसी। ये घर अब उसे एक खुली फाइल जैसा लग रहा था, जिसमें हर पन्ना शक से भरा था। सुबह हुई। नाश्ते की मेज पर वही दृश्य, माँ, करिश्मा, सामान्य बातचीत। आशा चुपचाप बैठी रही। करिश्मा बीच बीच में उसकी तरफ देखती, जैसे ये पक्का करना चाहती हो कि आशा अब भी नियंत्रण में है। दीदी, करिश्मा ने कहा, आज मैं आपके साथ कॉलेज चलूं। मुझे कुछ काम है। आशा ने प्लेट से नजर उठाई। जरूरत नहीं। अरे, क्यों? करिश्मा ने मासूमियत दिखाई। हम साथ में समय भी तो नहीं बिताते। आशा ने चम्मच रखा। समय साथ बिताने से रिश्ते नहीं बनते। माँ ने बात काटी। आशा, इतनी कड़वी बातें क्यों करने लगी हो? आशा ने माँ की तरफ देखा। कड़वी नहीं, उसने कहा। सच है। करिश्मा ने होंठ दबा लिए, जैसे उसे चोट पहुंची हो। अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो,
तो मुझे माफ कर दीजिए। वह अभिनय इतना सधा हुआ था कि कोई भी पिघल जाता। आशा नहीं, माफी तब मांगी जाती है, उसने शांत स्वर में कहा, जब गलती मानी जाए। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कॉलेज के रास्ते में करिश्मा का चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूमता रहा। आशा समझ चुकी थी करिश्मा सिर्फ भावनाओं से नहीं खेलती, वह योजनाएं बनाती है। और वह योजना अब शायद तेज होने वाली थी। शाम को घर लौटते ही माँ ने बताया कि रिश्तेदार आने वाले हैं। घर में चहल पहल बढ़ गई। ऐसे मौकों पर करिश्मा सबसे ज्यादा चमकती थी, हंसी, सेवा, आदर्श बेटी का रोल। आशा एक कोने में बैठी सब देख रही थी। एक रिश्तेदार ने कहा, तुम दोनों बहनें कितनी एक जैसी हो। करिश्मा हंसी, सिर्फ चेहरा। आशा ने पहली बार जोड़ा, और इरादे। लोगों ने इसे मजाक समझा। करिश्मा ने भी हंसी, लेकिन उसकी आंखों में अब साफ चेतावनी थी। रात को जब सब सो चुके थे, करिश्मा फिर आशा के कमरे में आई। इस बार बिना दस्तक। आप मुझसे नाराज हैं? उसने सीधे पूछा। आशा ने किताब बंद की। नाराजगी में भावनाएं होती हैं, उसने कहा। मेरे पास वक्त नहीं। करिश्मा का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। आप बदल गई हैं। हाँ, आशा ने कहा। और यह बदलाव आपको असहज कर रहा है। कमरे में हवा भारी हो गई। करिश्मा ने धीमे से कहा, दीदी, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आशा उठ खड़ी हुई। नहीं, उसने कहा, अधूरे लोग ही दूसरों पर निर्भर होते हैं। वह पहली बार था जब करिश्मा के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला। ठीक है, उसने कहा, जैसा आप चाहें। वह चली गई। दरवाजा बंद होते ही आशा जानती थी आज कुछ टूट गया है। और उसके साथ ही खेल खुलकर सामने आ चुका है। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात गहरी थी, खामोश। अब उसने खुद से कहा, मीठी बातों का दौर खत्म। करिश्मा की साजिश अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन आशा की आंखों में अब पहचान थी। और पहचान किसी भी साजिश की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अध्याय 5। भावनात्मक रिश्ता खत्म। रात गहरी हो चुकी थी। घर की सारी बत्तियां बुझ चुकी थी। बस आशा के कमरे में टेबल लैंप की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर सड़क पर कभी कभार किसी वाहन की आवाज आती, फिर से वही सन्नाटा। ये सन्नाटा अब उसे डराता नहीं था, उल्टे यही सन्नाटा उसके भीतर उठते विचारों को साफ साफ सुनने का मौका देता था। आशा कुर्सी पर बैठी थी। सामने मेज पर कुछ पुराने कागज फैले थे, कॉलेज के सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप की रसीदें और कुछ तस्वीरें। वही तस्वीरें जिन्हें वह पहले जीवन में बहुत संभाल कर रखती थी। हर तस्वीर के पीछे एक भावना जुड़ी थी, माँ की मुस्कान, पिता का मौन आशीर्वाद, करिश्मा का हाथ थामे बचपन। उसने एक तस्वीर उठाई। दो जुड़वा बच्चियां, एक जैसी चोटियां, एक जैसी हंसी। तस्वीर के पीछे माँ की लिखावट थी, मेरी दुनिया। आशा ने तस्वीर को देर तक देखा, फिर उसे मेज पर रख दिया। दुनिया, उसने मन ही मन कहा, इतनी सस्ती नहीं होती। पहले जीवन में वह मानती थी कि रिश्ते बिना शर्त होते हैं, कि परिवार एक सुरक्षित जगह होता है जहां सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसी भरोसे ने उसे मारा था, धीरे धीरे, बिना शोर के। उस रात की याद उसके दिमाग में फिर उभरी, वही दवा, वही मीठे शब्द, वही भरोसा। उसने आंखें बंद कर लीं। अगर मैंने तब भावनाओं को अलग रखकर सोचा होता, उसने खुद से कहा, तो शायद आज जिंदा होती। उसके भीतर कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडा विश्लेषण, एक फॉरेंसिक रिपोर्ट की तरह, जिसमें हर तथ्य साफ लिखा होता है। वह उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं स्ट्रीट लाइट्स की कतार चमक रही थी। ये शहर सोता नहीं था। यहाँ हर किसी की अपनी लड़ाई थी, अपनी सच्चाई। मैं भी यही करूंगी, उसने सोचा। अपनी लड़ाई। कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई, फिर रुक गई। आशा ने ध्यान दिया, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा हल्के से खुला। माँ भीतर आई। तू सोई नहीं? उनकी आवाज में थकान थी। आशा मुड़ी। नींद नहीं आ रही। माँ ने कमरे का जायजा लिया, मेज पर फैले कागज, खुली अलमारी। तू कुछ परेशान लग रही है, उन्होंने कहा। पहले जीवन में ये वाक्य सुनते ही आशा टूट जाती थी। अब उसे लगा, ये सिर्फ औपचारिकता है, एक निभाया हुआ कर्तव्य। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, बस सोच रही हूँ। माँ ने पास आकर कुर्सी खींची और बैठ गई।
आजकल तू बहुत बदल गई है। आशा ने सिर झुकाया। बदलना जरूरी था। माँ ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार देख रही हूँ। हमसे कोई गलती हुई है? ये सवाल देर से आया था। बहुत देर से, आशा ने जवाब देने से पहले एक पल लिया। गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं, उसने कहा। और सबसे खतरनाक वही होती हैं। माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। करिश्मा तुझे लेकर परेशान रहती है, उन्होंने आखिरकार कहा। वह तुझसे बहुत प्यार करती है। आशा की आंखों में एक ठंडी चमक आई। प्यार, उसने दोहराया। कभी कभी सबसे अच्छा मुखौटा होता है। माँ चौंक गई। तू ऐसा क्यों सोचती है? आशा ने मेज पर रखी तस्वीर की ओर इशारा किया। क्योंकि मैंने देखा है कि प्यार कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कमरे में भारी खामोशी छा गई। माँ उठ खड़ी हुई। अगर तू घर छोड़ने का सोच रही है, तो ये सही समय नहीं है, उन्होंने कहा। लोग क्या कहेंगे? आशा ने पहली बार तीखी नजर से उनकी तरफ देखा। लोगों ने ही तो मुझे कभी नहीं बचाया। माँ के चेहरे पर असहायता उभर आई। हम तुम्हारे माता पिता हैं। और मैं आपकी बेटी थी, आशा ने कहा। थी, ये शब्द कमरे में गूंज गया। माँ बिना कुछ कहे बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन आशा को लगा जैसे कोई अध्याय जोर से बंद हो गया हो। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक और तस्वीर उठाई, पिता के साथ। हमेशा चुप, हमेशा पीछे। चुप्पी भी एक फैसला होती है, उसने बुदबुदाया। उसने तस्वीर को मोड़कर रख दिया। उस रात, उसने खुद के साथ एक लंबी बातचीत की। कोई आंसू नहीं, कोई भावुकता नहीं, बस सवाल और उनके ईमानदार जवाब। मैं किससे जुड़ी हूँ? क्यों? क्या ये जुड़ाव मुझे मजबूत करता है या कमजोर? हर सवाल का जवाब एक ही दिशा में जाता था। कमजोरी। वह जानती थी अगर उसे जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, तो भावनाओं को प्राथमिकता से हटाना होगा। इसका मतलब बेरहम होना नहीं था, इसका मतलब था सचेत होना। सुबह होने से पहले ही उसने अपना फैसला कर लिया। सूरज निकला तो आशा पहले से जाग रही थी। उसने सादा सा कपड़ा पहना, बाल बांधे, और मेज पर रखे कागजों को एक फाइल में सलीके से रखा। हर चीज व्यवस्थित, जैसे वह अपने दिमाग को भी व्यवस्थित कर रही हो। नाश्ते की मेज पर वही लोग थे, माँ, पिता, करिश्मा। करिश्मा ने उसे देखते ही मुस्कान ओढ़ ली। दीदी, आज मूड ठीक लग रहा है, आशा ने बैठते हुए कहा। मूड नहीं, स्पष्टता है। पिता ने अखबार से नजर उठाई। किस बारे में? अपने बारे में, आशा ने कहा। करिश्मा ने चाय का कप आगे बढ़ाया। आप कम बोलने लगी हो। आशा ने कप को छुआ तक नहीं। क्योंकि ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, माँ ने बीच में कहा। तू क्या चाहती है, आशा? ये सवाल सीधा था। आशा ने सबकी तरफ देखा, एक एक करके। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, पिता ने कहा। आशा ने सिर हिलाया। मना और मजबूर करने में फर्क होता है। करिश्मा ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। दीदी, आप इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? आशा ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मेरी जिंदगी मजाक नहीं है। वह उठ खड़ी हुई। मैं आज से कुछ चीजें बदल रही हूँ, उसने कहा। मेरे फैसले, मेरी सीमाएं। माँ ने चिंतित होकर पूछा। इसका मतलब, आशा ने शांत स्वर में कहा। अब मैं किसी भी रिश्ते से भावनात्मक सुरक्षा की उम्मीद नहीं रखूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। परिवार, माँ ने कहना चाहा। परिवार भी एक रिश्ता ही होता है, आशा ने कहा। और हर रिश्ते की कीमत होती है। उसने अपना बैग उठाया। मैं देर से आऊंगी, उसने कहा। शायद नहीं भी। कोई उसे रोकने नहीं आया। घर से बाहर निकलते वक्त उसे हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। सड़क पर चलते हुए उसने खुद से कहा, अब कोई भावनात्मक लगाव नहीं। कॉलेज पहुंची तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह अब हर बातचीत, हर मुस्कान, हर शब्द को परख रही थी। लैब में काम करते हुए उसे सुकून मिला। तथ्य, नमूने, रिपोर्ट, इनमें कोई छल नहीं था। सब कुछ स्पष्ट था। यही मेरी दुनिया है, उसने सोचा, जहां सच छुपता नहीं। शाम को लौटते समय उसने महसूस किया कि घर जाने की जल्दी नहीं है। घर, अब वह शब्द भी बदल गया था। उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर आसमान को देखा। बादल घिरे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं भावनाओं से भाग नहीं रही, उसने खुद से कहा। मैं उन्हें सही जगह रख रही हूँ। उस रात
अपने कमरे में बैठकर उसने आखिरी बार अपने मन को यह आदेश दिया। कोई भावनात्मक लगाव नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ करियर, केस और सच। यह कोई गुस्से का फैसला नहीं था, यह एक ठंडा, सोच समझा हुआ निर्णय था। और आशा जानती थी, यही निर्णय उसे जिंदा रखेगा। अध्याय 6। पुलिस अपार्टमेंट में शिफ्ट। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन आशा के भीतर किसी मौसम का असर नहीं था। वह आईने के सामने खड़ी थी, बाल सलीके से बंधे, चेहरा शांत, आंखों में वही स्थिर गंभीरता जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। कमरे में बिखरा कुछ नहीं था। अलमारी आधी खाली थी, मेज पर सिर्फ एक बैग रखा था। जिंदगी को समेटने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। जो चीजें कभी जरूरी लगती थी, अब बेकार लग रही थी। उसने आखिरी बार कमरे को देखा। ये वही कमरा था जहां उसने अपनी पहली मेडिकल किताबें पढ़ी थी, जहां देर रात के स्टडी करते करते उसकी आंखें लाल हो जाती थी, जहां उसने कभी सपने देखे थे, पर ज्यादातर यही वह जगह थी जहां वह चुपचाप टूटती रही थी। अब यहाँ कुछ भी उसे रोक नहीं रहा था। दरवाजा खोलते ही बाहर की हलचल सुनाई दी। रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी। माँ वहीं थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे, करिश्मा फोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। सब कुछ सामान्य था, जैसे घर में कोई बदलाव हुआ ही न हो। आशा ने किसी को आवाज नहीं दी। उसने बस अपना बैग उठाया और बाहर की ओर बढ़ी। कहाँ जा रही हो? माँ की आवाज पीछे से आई। आशा रुकी, लेकिन पलटी नहीं। काम से जुड़ी जगह पर शिफ्ट कर रही हूँ। माँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी? देर हो चुकी थी, आशा ने कहा। पिता ने अखबार नीचे रखा। पुलिस अपार्टमेंट। आशा ने सिर हिलाया। हाँ। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। करिश्मा ने फोन काट दिया और मुस्कुराते हुए पास आई। दीदी, आप वहाँ अकेली रहोगी? आशा ने पहली बार उसे सीधे देखा। अकेली नहीं, उसने कहा। सुरक्षित। उस शब्द ने करिश्मा के चेहरे की मुस्कान को एक पल के लिए जकड़ लिया। यहाँ सुरक्षित नहीं हो? उसने बनावटी हंसी के साथ पूछा। आशा ने बैग का स्ट्रैप ठीक किया। कुछ जगहें बाहर से सुरक्षित लगती हैं, उसने कहा, लेकिन भीतर जहर होता है। माँ ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। तू ज्यादा बदल गई है, आशा। आशा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, बिना गर्माहट के। नहीं, उसने कहा, मैं बस ज्यादा साफ हो गई हूँ। वह दरवाजे से बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते समय उसके कदमों में कोई हड़बड़ी नहीं थी। हर कदम जैसे सोच समझकर रखा गया हो। बाहर खड़ी टैक्सी का दरवाजा खुला। उसने बैग अंदर रखा और बैठ गई। ड्राइवर ने पता पूछा। पुलिस रेजिडेंशियल ब्लॉक, सेक्टर 9, उसने शांत स्वर में कहा। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की से बाहर शहर भाग रहा था। वही सड़कें, वही इमारतें, लेकिन आशा को सब कुछ अलग लग रहा था। शायद इसलिए, क्योंकि अब वह खुद अलग थी। इस रास्ते पर पहले भी कई बार आई थी, ड्यूटी, पोस्टमार्टम, कोर्ट, लेकिन आज ये रास्ता उसे किसी नई जिंदगी की ओर ले जा रहा था। उसके दिमाग में एक विचार उभरा, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है। यह अपने आप को एक ऐसे दायरे में रखना था, जहां भावनाओं से ज्यादा नियम काम करते हैं। पुलिस अपार्टमेंट ऊंची बाउंड्री वॉल के भीतर था। गेट पर तैनात गार्ड ने उसकी आईडी देखी, नाम रजिस्टर में दर्ज किया और अंदर जाने का इशारा किया। गेट बंद होते ही बाहर की दुनिया जैसे कट गई। अंदर का माहौल अलग था, शांत, अनुशासित। यहाँ हंसी कम और निगाहें ज्यादा बोलती थीं। हर व्यक्ति अपने काम से मतलब रखता था। आशा को ये पसंद आया। ब्लॉक सी की तीसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 312। दरवाजा खोलते ही हल्की सी धूल की गंध आए, नया नहीं, लेकिन उपेक्षित भी नहीं। एक छोटा सा ड्राइंग रूम, संलग्न रसोई और एक बेडरूम। खिड़की से पुलिस कैंपस का हिस्सा दिखता था, परेड ग्राउंड, खड़ी जीपें और दूर फोरेंसिक लैब की इमारत। आशा ने बैग नीचे रखा और कमरे के बीच खड़ी हो गई। यही है, उसने खुद से कहा। अब यही घर है। ये घर भावनाओं से भरा नहीं था, लेकिन सुरक्षित था। यहाँ कोई रिश्ते नहीं थे, कोई उम्मीदें नहीं थीं। सिर्फ दीवारें थीं, मजबूत और साफ। उसने सबसे पहले खिड़की खोली। हवा अंदर आए। उसमें किसी पुराने दर्द की गंध नहीं थी। उसने धीरे धीरे सामान सहेजना शुरू किया। कपड़े अलमारी में, किताबें शेल्फ पर, हर चीज का अपना स्थान। जैसे वह खुद को फिर से व्यवस्थित कर रही हो। शाम ढलने लगी थी जब दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आशा चौंकी नहीं। उसने दरवाजा खोला।
सामने एक पुलिस कर्मचारी खड़ा था। डॉक्टर आशा, हाँ, लैब से संदेश है। कल सुबह 9 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। मेंटा आपसे मिलना चाहते हैं। आशा ने सिर हिलाया। ठीक है। दरवाजा बंद हुआ। वह वापस कमरे में आए और कुर्सी पर बैठ गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच अकेली है। इस अकेलेपन में कोई डर नहीं था, बस एक स्थिर शांति थी। रात को वह बिस्तर पर लेटी, छत को देखते हुए। ये छत अलग थी, इस पर कोई बीती हुई यादें नहीं थीं। ये सही फैसला है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी एक और आवाज भीतर से आई। हर फैसला अपनी कीमत मांगता है। आशा जानती थी, वह कीमत चुकाने को तैयार थी। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आदत, उसने जल्दी से तैयार होकर बाहर कदम रखा। कॉरिडोर में चलते हुए उसने महसूस किया कि यहाँ हर कदम का एक मकसद होता है। कोई बेवजह नहीं घूमता। लैब की ओर जाते हुए उसने आसपास नजर डाली। ये जगह उसे उसके काम की याद दिलाती थी। पोस्टमार्टम टेबल, रिपोर्ट्स, सबूत। यहाँ भावनाएं नहीं, तथ्य चलते थे। और यही वह चाहती थी। लैब के बाहर रुकते हुए उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। अब पीछे कुछ नहीं है, उसने खुद से कहा। और आगे सिर्फ सच। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उस क्षण पुराने घर से उसका रिश्ता सिर्फ दूरी का नहीं रहा, वह एक अलग जिंदगी में प्रवेश कर चुकी थी। और यह जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन यह उसकी अपनी थी। अध्याय 7। फॉरेंसिक मेंटर से पहली मुलाकात। फॉरेंसिक लैब की इमारत बाहर से साधारण लगती थी, सीमेंट की दीवारें, बड़े कांच के दरवाजे और ऊपर लगी एक फीकी सी नेम प्लेट। लेकिन आशा जानती थी कि इस इमारत के भीतर मौत बोलती है। यहाँ हर चुप्पी का मतलब होता है, हर दाग की अपनी कहानी होती है। उसने सफेद कोट ठीक किया और अंदर कदम रखा। बड़ी ई की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। मशीनों की हल्की सी आवाज, रसायनों की परिचित गंध और स्टील की मेजों पर टिकी सफेद रोशनी, सब कुछ उसे जाना पहचाना लगा। फिर भी कुछ अलग था। शायद इसलिए क्योंकि आज वह यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आई थी, आज वह खुद को एक नई पहचान देने आई थी। डॉक्टर आशा, पीछे से आए आवाज में कोई औपचारिकता नहीं थी, नहीं जरूरत से ज्यादा सख्ती। वह पलटी। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र 50 के आसपास रही होगी। हल्के सफेद होते बाल, तीखी लेकिन थकी हुई आंखें और चेहरे पर ऐसी गंभीरता जो अनुभव से आती है। उनके हाथ में एक फाइल थी, पुरानी, मोटी, किनारों से थोड़ी घिसी हुई। जी, आशा ने कहा। वह आदमी मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की जिज्ञासा उभरी। मैं डॉक्टर वर्मा, उसने कहा। तुम्हारा मेंटर। आशा ने सिर झुकाकर अभिवादन किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सर। डॉक्टर वर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे इंसान को नहीं, उसकी सोच को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। आओ, उन्होंने कहा। बैठो। उनका केबिन छोटा था, लेकिन भरा हुआ। किताबें, केस फाइलें, कुछ पुरानी तस्वीरें, एक कोने में एक फ्रेम में लिखा था, ट्रूथ हैज नो वॉइस, वी गिव इट वन। आशा की नजर वहीं टिक गई। अच्छा वाक्य है, उसने अनायास कहा। डॉक्टर वर्मा ने उसकी ओर देखा। तुम्हें समझ आया? आशा ने सिर हिलाया। मौत बोल नहीं सकती, उसने कहा, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर वर्मा कुर्सी पर टिक गए। यही जवाब मैं सुनना चाहता था, उन्होंने कहा। कागजी नहीं। उन्होंने फाइल खोली। तुम्हारी पिछली रिपोर्ट, उन्होंने बिना भूमिका के कहा। मैंने पढ़ी। आशा चुप रही। वह जानती थी ये बातचीत औपचारिक नहीं होगी। तुम्हारी भाषा बदली हुई है, डॉक्टर वर्मा बोले। पहले तुम सावधान रहती थी, शब्द तौले हुए होते थे। अब तुम सीधी हो, क्योंकि अब मैं डरती नहीं, आशा ने कहा। डॉक्टर वर्मा की भौहें जरा सी उठी। किससे डर? गलत होने से, उसने जवाब दिया। या यूं कहिए, गलत साबित कर दिए जाने से। डॉक्टर वर्मा ने कुर्सी आगे खिसकाए। और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आशा ने शांत स्वर में कहा। अगर सच गलत साबित होता है, तो मैं मान लूंगी, लेकिन झूठ के साथ समझौता नहीं करूंगी। डॉक्टर वर्मा कुछ पल उसे देखते रहे। जानती हो, उन्होंने कहा, ये लाइन बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर बोलते वक्त उनकी आंखें साथ नहीं देती। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी आंखें दे रही हैं। आशा ने नजर नहीं झुकाई। बैठने से पहले, डॉक्टर वर्मा बोले,
मैं तुम्हें एक केस दिखाना चाहता हूँ। वे उसे लैब के भीतर ले गए। एक स्टील की मेज पर एक ढका हुआ शरीर रखा था। ये केस अभी अभी आया है, उन्होंने कहा। तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, बस देखो। आशा ने दस्ताने पहने। उसका चेहरा बदल नहीं रहा था, न कोई घृणा, न कोई डर, सिर्फ ध्यान। उसने कवर हटाया। मृत शरीर के चेहरे पर कोई खास चोट नहीं थी, लेकिन आशा की नजर तुरंत गर्दन पर गई। हल्का सा नीला निशान, लगभग नजरअंदाज करने लायक। ये हत्या है, उसने बिना हिचक कहा। डॉक्टर वर्मा ने उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी? हाँ, आशा ने कहा, क्योंकि यह निशान स्वाभाविक नहीं है। और चेहरे की शांति, ये गिरने से नहीं आती। डॉक्टर वर्मा मुस्कुराए, हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान। और अगर पुलिस कहे कि ये दुर्घटना है, तो पुलिस गलत है, आशा ने कहा। और मेरी रिपोर्ट उन्हें सही बताएगी। डॉक्टर वर्मा ने उसके हाथ से दस्ताने उतरवाते हुए कहा, तुम जानती हो ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है? हाँ, आशा ने जवाब दिया। सवाल, शक, दबाव और करियर। अगर सच की कीमत करियर है, उसने कहा, तो वह करियर मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर वर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम बदल गई हो। नहीं, आशा ने कहा, मैं बस अब टूटती नहीं हूँ। डॉक्टर वर्मा ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस विभाग में सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से होता है। आशा ने उनकी ओर देखा। मुझे पता है, उसने कहा, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर वर्मा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। ठीक है, डॉक्टर आशा, उन्होंने कहा, तो आज से यह सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई है। आशा ने सिर हिलाया। लैब से बाहर निकलते समय उसका दिल तेज नहीं धड़क रहा था। उसमें कोई घबराहट नहीं थी, बस एक स्थिर दृढ़ता थी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने महसूस किया, अब वह अकेली नहीं है। लेकिन ये साथ भावनाओं का नहीं था, ये सोच का था, और यही सबसे खतरनाक साथ होता है। उसने खिड़की से बाहर देखा, पुलिस कैंपस, भागती जीपें, आने जाने वाले अफसर। कहीं न कहीं इसी सिस्टम के भीतर उसका रास्ता ऋत्विक से टकराने वाला था। वह ये नहीं जानती थी कि कब, कैसे, लेकिन इतना जानती थी, जब टकराएगा तो कमजोर नहीं होगी। डॉक्टर वर्मा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ट्रूथ हैज नो वॉइस, वी गिव इट वन। आशा ने मन ही मन जवाब दिया, और मैं उसे चुप नहीं होने दूंगी। अध्याय 8, पहली पोस्टमार्टम, नई आशा की पहचान। मॉर्चरी का दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हुआ और बाहर की दुनिया वहीं रुक गई। अंदर सिर्फ ठंड थी, ऐसी ठंड जो शरीर में नहीं, सोच में उतरती है। सफेद टाइल्स, स्टील की ट्रॉली, ऊपर लटकती तेज रोशनियां और हवा में तैरती फॉर्मेलिन की तीखी गंध। आशा ने एक गहरी सांस ली। यह उसकी पहली पोस्टमार्टम नहीं थी, लेकिन ये पहला मौका था जब वह दोबारा जन्म लेने के बाद यहाँ खड़ी थी। स्टील की ट्रॉली पर पड़ा शरीर चादर से ढका हुआ था। एक साधारण सी फाइल उसके साथ रखी थी, नाम, उम्र, मौत का समय और प्रारंभिक राय, दुर्घटना। आशा ने फाइल को एक बार देखा, फिर अलग रख दिया। फाइल बाद में, उसने खुद से कहा। पहले शरीर, उसने दस्ताने पहने, उसकी उंगलियां स्थिर थीं, न कोई कंपन, न कोई हड़बड़ी। कमरे में मौजूद असिस्टेंट ने उसे ध्यान से देखा। वह वही लड़की थी, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से बातें हो रही थी, बदली हुई, चुप, खतरनाक। डॉक्टर, असिस्टेंट ने हिचकते हुए कहा, पुलिस का कहना है कि मामला सीधा है। सीढ़ियों से गिरना। आशा ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। मौत कभी सीधी नहीं होती, उसने शांत स्वर में कहा। हम उसे सीधा बना देते हैं। उसने चादर हटाई। मृतक एक मध्यम आयु का पुरुष था। चेहरा शांत, जैसे नींद में हो। माथे पर हल्की सी खरोंच, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था गिरने से लगी होगी। लेकिन आशा की नजर वहां नहीं रुकी। उसकी आंखें शरीर पर नहीं, कहानी पर थीं। उसने गर्दन को ध्यान से देखा। त्वचा के रंग में सूक्ष्म अंतर, इतना हल्का कि अनुभवहीन आंख उसे नजरअंदाज कर दे। लेकिन आशा अनुभव से नहीं, यादों से देख रही थी। अपने पहले जीवन की हर पोस्टमार्टम, हर गलती, हर चुप्पी, सब उसकी आंखों में तैर गया। ये निशान, उसने धीमे से कहा, गिरने का नहीं है। असिस्टेंट चौंका। लेकिन कुछ नहीं, आशा ने कहा। अगर यह गिरना होता, तो चोट का पैटर्न अलग होता। और चेहरे पर यह शांति, ये संघर्ष के बाद नहीं आती। उसने स्कैल्पेल उठाया।
धातु की हल्की सी चमक रोशनी में चमकी। ये वही औजार था जिससे वह सच को उजागर करती थी और कभी कभी लोगों की झूठी कहानियों को चीर देती थी। कट सटीक था, न ज्यादा गहरा, न ज्यादा लंबा, जैसे हर हरकत पहले से दिमाग में नपी तुली हो। उसने परत दर परत देखा, जैसे कोई किताब पढ़ रही हो, हर पन्ना खोलने से पहले जानती हो कि अगला वाक्य क्या होगा। हायोइड बोन, उसने कहा, टूटी हुई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। असिस्टेंट ने निगलते हुए पूछा, तो ये हत्या है, आशा ने बिना रुके कहा। गला दबाकर उसने आगे की जांच जारी रखी। फेफड़ों में सूक्ष्म रक्तस्राव, आंखों की नसों में दबाव के संकेत, सब कुछ एक ही कहानी कह रहा था। लेकिन ये कहानी किसी फाइल में नहीं लिखी थी। ये कहानी शरीर ने खुद लिखी थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। 2 पुलिस अफसर अंदर आए। उनके चेहरों पर वही भाव था, जल्दी खत्म करो। डॉक्टर, उनमें से एक ने कहा, हमें रिपोर्ट चाहिए। ऊपर से दबाव है। परिवार भी कह रहा है दुर्घटना ही थी। आशा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न डर, बस ठंडा आत्मविश्वास। रिपोर्ट मिलेगी, उसने कहा, लेकिन वह आपकी उम्मीद जैसी नहीं होगी। अफसर ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब ये कि, आशा ने दस्ताने उतारते हुए कहा, यह मामला दुर्घटना नहीं है। डॉक्टर, सोच समझकर, मैं पूरी समझ के साथ कह रही हूँ, उसने बात काट दी। ये हत्या है। कमरे का तापमान और गिर गया। आपको पता है, दूसरे अफसर ने सख्त स्वर में कहा, ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है? आशा ने उसकी ओर देखा। हाँ, उसने कहा, सच। वे दोनों कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। आशा ने रिपोर्ट लिखनी शुरू की। शब्द साफ थे, धारदार थे, कोई घुमाव नहीं, कोई नरमी नहीं। हर लाइन एक कील की तरह थी, सिस्टम की दीवार में ठोकने के लिए। जब रिपोर्ट पूरी हुई, उसने उस पर हस्ताक्षर किए। नाम लिखा, डॉक्टर आशा। उस नाम में अब कोई झिझक नहीं थी। कुछ ही घंटों में पूरा विभाग गूंज उठा। कॉरिडोर में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। उसने सीधे हत्या लिख दी। पहली पोस्टमार्टम में, पता है ऊपर से क्या होगा? डॉक्टर वर्मा ने रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस फाइल बंद की और गहरी सांस ली। तुमने वही लिखा, उन्होंने कहा, जो शरीर ने कहा। और वही लिखूंगी, आशा ने जवाब दिया, जो शरीर कहेगा। पुलिस विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में बहस छिड़ गई। कुछ लोग उसके पक्ष में थे, कुछ खिलाफ। लेकिन एक बात साफ थी, अब कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कॉरिडोर से गुजरते हुए आशा ने महसूस किया, नजरें बदल गई हैं। पहले वह अदृश्य थी, अब वह असहज थी। और सिस्टम के लिए असहज लोग हमेशा खतरनाक होते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी। लाल सी रोशनी इमारतों पर गिर रही थी, जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी। उसी समय कहीं और एक ऑफिस में एक आदमी वह रिपोर्ट पढ़ रहा था। तीखी आंखें, सख्त चेहरा, ऋत्विक। उसने आखिरी लाइन पढ़ी और रुक गया। ये हत्या है, दुर्घटना नहीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। दिलचस्प, उसने खुद से कहा। आशा को अभी नहीं पता था, लेकिन उस दिन की पोस्टमार्टम ने सिर्फ एक केस नहीं बदला था। उसने कई नजरें उसकी ओर मोड़ दी थीं, और कुछ नजरें बहुत खतरनाक थीं। अध्याय 9, पुलिस में चर्चा। पुलिस विभाग की इमारत उस सुबह कुछ अलग ही लग रही थी। वही गलियारे, वही फाइलों की गंध, वही भारी दरवाजे, लेकिन हवा में एक अदृश्य बेचैनी तैर रही थी। जैसे किसी ने पत्थर शांत पानी में फेंक दिया हो और लहरें अब फैल रही हों। उस पत्थर का नाम था डॉक्टर आशा। वह अपनी फाइल हाथ में लिए कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसके कदमों की आवाज हल्की थी, लेकिन असर गहरा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, बातचीत की आवाजें अचानक धीमी हो जाती, कुछ शब्द अधूरे रह जाते, और निगाहें एक पल के लिए उसकी ओर उठकर फिर झुक जाती। वही है, जिसने पहली ही रिपोर्ट में हत्या लिख दी। पता है ऊपर से कितना दबाव आया है। आशा सब सुन रही थी, हर शब्द, हर फुसफुसाहट। लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। न गर्व, न डर, न गुस्सा। जैसे ये सब पहले से ही उसे पता था, जैसे ये सब उसने अपने दिमाग में पहले ही जी लिया हो। एक मोड़ पर 2 जूनियर अफसर खड़े थे। जैसे ही आशा पास से गुजरी, उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, बहुत शांत है, यही लोग खतरनाक होते हैं। आशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, इतनी हल्की कि शायद किसी ने नोटिस भी नहीं की। वह जानती थी,
ये शांत रहना ही उन्हें परेशान कर रहा है। अगर वह बहस करती, सफाई देती, गुस्सा दिखाती तो वे उसे समझ पाते। लेकिन उसकी चुप्पी उन्हें असहज कर रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के भीतर माहौल गर्म था। ये रिपोर्ट वापस ली जानी चाहिए, एक सीनियर अफसर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। पहली पोस्टमार्टम है उसकी, अनुभव की कमी है, लेकिन रिपोर्ट में गलती बताए, डॉक्टर वर्मा ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा। एक भी तकनीकी कमी दिखाए। कमरे में चुप्पी छा गई। मुद्दा तकनीकी नहीं है, किसी और ने कहा। मुद्दा यह है कि इससे पूरा केस पलट जाएगा। डॉक्टर वर्मा ने कुर्सी से टिकते हुए कहा। अगर केस सच पर नहीं टिका है, तो उसे पलटना ही चाहिए। कुछ लोग नजरें चुराने लगे। उसी समय दरवाजा खुला और आशा भीतर आई। कमरे में मौजूद हर नजर उसी पर टिक गई, जैसे किसी ने अचानक रोशनी जला दी हो। आपने बुलाया था? उसने सहज स्वर में पूछा। हाँ, एक अफसर ने कहा। बैठिए। आशा बैठ गई। उसकी पीठ सीधी थी, हाथ शांत। कोई तनाव नहीं। डॉक्टर आशा, अफसर ने कहा, आपको अंदाजा है कि आपकी रिपोर्ट से क्या हलचल मची है? हाँ, उसने कहा, क्योंकि यह सच है। आप जरा भी सोचती नहीं कि मैं सोचकर ही लिखती हूँ। आशा ने बात काटी। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि कमरे का तापमान जैसे गिर गया। हर शब्द सोचकर। लेकिन कभी कभी, अफसर ने दबे हुए गुस्से के साथ कहा, सिस्टम को भी देखना पड़ता है। आशा ने पहली बार उसकी ओर सीधे देखा। सिस्टम सच से बड़ा नहीं होता, उसने कहा। कम से कम मेरे लिए नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर वर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। आप जा सकती हैं, आशा। वह उठी और बिना किसी अतिरिक्त शब्द के बाहर निकल गई। कॉरिडोर में कदम रखते ही उसे फिर वही फुसफुसाहटें सुनाई दी, लेकिन अब उनमें एक नया सुर था, डर। उसने सामने बोल दिया, बिल्कुल नहीं झुकी। अगर कल किसी बड़े केस में। आशा ने लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ और कुछ पल के लिए वह अकेली रह गई। शीशे में उसने खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। पहले वह लोगों की राय से डरती थी। अब उसे सिर्फ एक चीज से डर लगता था, सच से समझौता करने से। उसी वक्त, ऊपर की मंजिल पर, एक अलग कमरे में, एक आदमी वह रिपोर्ट फिर से पढ़ रहा था। ऋत्विक। कागज उसके हाथ में स्थिर था, लेकिन दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने हर लाइन पढ़ी, हर शब्द तौला। यह कोई भावनात्मक रिपोर्ट नहीं थी। ये किसी की नाराजगी या जोश का नतीजा नहीं थी। ये ठंडी, सटीक और खतरनाक रूप से साफ थी। पहली पोस्टमार्टम, उसने खुद से कहा। और इतना साफ दिमाग। उसने कुर्सी से उठकर खिड़की से बाहर देखा। नीचे पुलिस कैंपस में लोग भाग रहे थे, फोन पर बातें कर रहे थे, फाइलें इधर उधर जा रही थी। एक रिपोर्ट ने पूरा सिस्टम हिला दिया था। दिलचस्प, उसके होठों से फिर वही शब्द निकला। वापस नीचे, आशा अपने डेस्क पर बैठी थी। काम सामान्य था, कुछ फाइलें, कुछ सैंपल्स। लेकिन माहौल सामान्य नहीं था। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे, या जरूरत से ज्यादा देख रहे थे। एक जूनियर डॉक्टर पास आया। डॉक्टर आशा, उसने धीमे से कहा, आपको डर नहीं लगता? आशा ने उसकी ओर देखा। किससे? ऊपर से, दबाव से, ट्रांसफर से। आशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डर तब लगता है जब कुछ खोने को हो। जूनियर चुप हो गया। शाम ढलने लगी। इमारत के बाहर अंधेरा गहराने लगा। आशा ने अपनी फाइल बंद की और उठी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसे एहसास हुआ, आज उसने कुछ हासिल नहीं किया था। आज उसने कुछ खोया भी नहीं था। आज उसने सिर्फ ये साबित किया था कि वह झुकेगी नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा चर्चा में थी। कॉरिडोर की आखिरी लाइट के नीचे खड़े होकर उसने एक पल के लिए रुककर सांस ली। उसे नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा, कौन उसके पक्ष में होगा, कौन खिलाफ। लेकिन उसे यह जरूर पता था, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। कहीं न कहीं, उसी इमारत में, ऋत्विक ने फाइल बंद की और इंटरकॉम उठाया। डॉक्टर आशा को कल सुबह मेरे ऑफिस में भेजिए, उसने कहा। उसकी आवाज में आदेश नहीं था, उसमें रुचि थी। और यही सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। अध्याय 10। ऋत्विक से पहली भिड़ंत। सुबह का समय था, लेकिन पुलिस मुख्यालय की इमारत में हमेशा की तरह रात का साया पसरा हुआ था। यहाँ दिन और रात का फर्क सिर्फ घड़ी करती थी, इंसानों की आंखों में नहीं। आशा लिफ्ट से बाहर निकली तो उसके हाथ में वही फाइल थी, वही रिपोर्ट,
जिसने पिछले 24 घंटों में पूरे विभाग की नींद उड़ा दी थी। उसने घड़ी की ओर देखा। ठीक 10 बजे थे। कमरा नंबर 417। वही कमरा जिसके बारे में वह सुबह से सुन रही थी। कुछ लोग उसे शैडो ऑफिस कहते थे, कुछ पावर रूम, और कुछ बस चुप हो जाते थे, क्योंकि उस कमरे से जुड़े आदमी का नाम लेने से पहले लोग 2 बार सोचते थे। ऋत्विक। आशा ने दरवाजे पर दस्तक दी। आइए। भीतर से आवाज आई, गहरी, शांत, बिना किसी जल्दबाजी के। वह आवाज आदेश नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें ऐसा भरोसा था कि उसे मान लेना स्वाभाविक लगता था। आशा ने दरवाजा खोला। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें अनावश्यक कुछ भी नहीं था। दीवारों पर न तो प्रेरणादायक पोस्टर थे, न ही कोई सजावटी वस्तु। एक तरफ फाइलों की अलमारी थी, दूसरी तरफ एक बड़ी खिड़की, जिससे शहर दिख रहा था, दूर तक फैला, धुंध में लिपटा हुआ। बीच में एक डेस्क था, और उस डेस्क के पीछे बैठा था ऋत्विक। वह उठकर खड़ा नहीं हुआ, बस नजर उठाए। पहली नजर, आशा ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य नजर नहीं थी। उसमें जांच थी, तौल था, और शायद एक हल्की सी चुनौती भी। जैसे वह उसे देख नहीं रहा था, बल्कि पढ़ रहा था। बैठिए, डॉक्टर। आशा, उसने कहा। आशा कुर्सी पर बैठ गई। उसकी पीठ सीधी थी, हाथ शांत। बाहर से वह उतनी ही स्थिर दिख रही थी, जितनी अंदर से खुद को महसूस करना चाहती थी। ऋत्विक ने उसकी फाइल उठाई। वही रिपोर्ट, वही पन्ने, जिन पर उसने हर शब्द सोच समझकर लिखा था। उसने बिना देखे पूछा, क्या आप जानती हैं कि इस रिपोर्ट के बाद कितने फोन आए हैं? अनुमान है, आशा ने कहा। अनुमान नहीं, उसने कहा, संख्या बताए। आशा ने एक पल सोचा। 10 से ज्यादा। ऋत्विक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। 17, उसने कहा। और हर कॉल का मतलब एक ही था, या तो आप गलत हैं, या बहुत ज्यादा सही। उसने फाइल मेज पर रख दी और पहली बार कुर्सी से टिककर बैठा। तो बताए, डॉक्टर। आशा, उसकी आवाज अब भी शांत थी, आप किस श्रेणी में आती हैं? आशा ने उसकी आंखों में देखा। सच की। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर कहीं सायरन की आवाज आई, फिर दूर चली गई। ऋत्विक ने उसकी ओर गौर से देखा, जैसे ये परख रहा हो कि यह जवाब सीखा हुआ है या भीतर से आया है। आप जानती हैं, उसने कहा, इस केस को दुर्घटना मानकर बंद कर देना कितना आसान था। हाँ, आशा ने कहा। लेकिन आसान और सही एक चीज नहीं होती। कभी कभी सिस्टम आसान रास्ते पर ही चलता है, और तभी निर्दोष मरते हैं, आशा ने बिना रुके कहा। ऋत्विक की उंगलियां मेज पर हल्के से थम गईं। ये पहली बार था जब उसकी देह भाषा बदली। बहुत हल्का, लेकिन मौजूद। आप बहुत सीधे बोलती हैं, उसने कहा। क्योंकि मैं घुमा फिराकर बोलने में यकीन नहीं रखती, आशा ने जवाब दिया। या शायद, ऋत्विक ने कहा, आपको डर नहीं लगता? आशा ने एक पल के लिए नजर हटाकर खिड़की से बाहर देखा। नीचे शहर चल रहा था, लोग, गाड़ियां, जिंदगियां। फिर उसने वापस उसकी ओर देखा। डर लगता है, उसने कहा। लेकिन गलत लिखने से ज्यादा। ऋत्विक कुछ सेकंड तक चुप रहा। वह उस चुप्पी को भरने की कोशिश नहीं कर रही थी, और यही बात उसे अलग बना रही थी। आप जानती हैं, उसने धीरे से कहा, मैं इस केस का इंचार्ज हूँ। मुझे पता है। और अगर यह केस सीरियल पैटर्न की ओर जाता है, तो ये सिर्फ एक पोस्टमार्टम नहीं रहेगा। आशा ने उसकी बात पूरी की। ऋत्विक ने पहली बार उसे ध्यान से देखा, सिर्फ एक डॉक्टर की तरह नहीं, बल्कि एक सहयोगी की तरह। आप पहले से बहुत कुछ सोचकर आए हैं। मैं हमेशा सोचकर आती हूँ, आशा ने कहा, क्योंकि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलता। ये वाक्य उसके मुंह से निकलते ही कमरे में जैसे ठहर गया। ऋत्विक ने उसे नोटिस किया। दूसरा मौका? उसने पूछा। आशा ने हल्का सा सिर हिलाया। मेरा काम ऐसा ही है। वह सच नहीं बता रही थी, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रही थी। ऋत्विक ने कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। कुछ पल वह बाहर देखता रहा, फिर बोला, इस केस में आगे दबाव और बढ़ेगा। मुझे पता है, आपसे रिपोर्ट बदलने को कहा जाएगा। नहीं बदलूंगी। आपको ट्रांसफर की धमकी मिल सकती है, तो मिल जाए। ऋत्विक ने पलटकर उसे देखा। आपको लगता है, आप अकेले सिस्टम से लड़ सकती हैं? आशा ने शांत स्वर में कहा। मैं अकेले नहीं हूँ, सच मेरे साथ है। ऋत्विक ने हल्की हंसी हंसी, बिना मजाक के, बिना कटाक्ष के। आप जानती हैं, यह जवाब कितना खतरनाक है? हाँ,
आशा ने कहा। और यही वजह है कि मैं इसे बदलना नहीं चाहती। कुछ पल बाद ऋत्विक वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर आशा, उसने कहा, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। आशा ने सिर उठाया। क्या आप अपनी रिपोर्ट पर 100% खड़ी रहेंगी, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हों? ये वही सवाल था जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। शायद डर भी रही थी, लेकिन जवाब उसके भीतर पहले से तैयार था। मैं सच के अलावा कुछ जानती ही नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में नाटकीयता नहीं थी, बस यकीन था। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा असहज नहीं था, ये सोच का सन्नाटा था। ऋत्विक ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। तो अब से यह केस सिर्फ मेरा नहीं है। आशा की आंखों में हल्की सी चमक आई। मतलब, ऋत्विक ने कहा, अब हर पोस्टमार्टम, हर रिपोर्ट, हर निष्कर्ष हम साथ देखेंगे। यह कोई दोस्ती का प्रस्ताव नहीं था, ये साझेदारी भी नहीं थी, यह एक चुनौती थी। आशा ने बिना हिचक कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऋत्विक ने फाइल उसकी ओर सरकाई। ये केस आपको बदल देगा, उसने कहा। आशा ने फाइल उठाते हुए जवाब दिया, मैं पहले ही बदल चुकी हूँ। वह उठी, बाहर जाने लगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए रुककर कहा, और एक बात। ऋत्विक ने उसकी ओर देखा। अगर यह सच में सीरियल केस है, आशा ने कहा, तो अगली मौत रोकी जा सकती है। ऋत्विक की आंखों में कुछ चमका, चिंता, उत्सुकता, या शायद प्रशंसा। यही वजह है, उसने कहा, कि मैंने आपको बुलाया था। आशा बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में ऋत्विक अकेला रह गया। उसने कुर्सी से टिककर गहरी सांस ली। दिलचस्प, उसने फिर से कहा। उधर कॉरिडोर में चलते हुए आशा को एहसास हुआ कि यह मुलाकात साधारण नहीं थी। ये शुरुआत थी ऐसे खेल की जिसमें हर चाल सोच समझकर चलनी होगी। उसे नहीं पता था कि ऋत्विक दोस्त बनेगा या सबसे बड़ा रोड़ा। लेकिन एक बात साफ थी, वह आदमी उसे कमजोर समझने की भूल नहीं करेगा। और यही बात उसे सबसे ज्यादा पसंद आई। क्या ऋत्विक सच में सिस्टम से ऊपर खड़ा है, या वह भी उसी खेल का हिस्सा है? क्या आशा अपनी पिछली जिंदगी के कातिल तक इसी रास्ते से पहुंचेगी? और जब सच और सत्ता आमने सामने आएंगे, तो क्या ये साझेदारी टिक पाएगी? दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।